हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट को। तो देखिए, इससे पहले हम इस चैप्टर से 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडेंस। तो देखिए, सिविल डिसओबीडेंस की तरफ, यानी कि अभी हमने ऊपर चैप्टर में पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया था, क्योंकि उनका मानना था कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये कैसे इंडिया में टिकी हुई है। तो उनका मानना था कि जो इंडियंस है वो कॉपरेट करते हैं, तो वो चाहते थे कि ये जो इंडियंस है वो कॉपरेट ना करें। तो उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया और कहीं न कहीं वहाँ पर उन्हें वायलेंट देखने के लिए मिल रहा था। तो देखिए, अभी वो जो है एक और मूवमेंट चलाते हैं, सिविल डिसओबीडेंस। तो देखिए, वो पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से चलाया जाता है, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, क्या नीतियाँ महात्मा गांधी यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो देखिए, महात्मा गांधी ने 1922 में डिसाइड किया कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसे विड्रॉ कर दिया जाए। देखिए, रीजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वॉयलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। तो देखिए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट की वजह से बहुत सारी जगह पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, और उन्हें ऐसा भी लगा कि जितने भी सत्याग्रही हैं उन्हें ज़रूरत है सही से ट्रेन करने की, मास स्ट्रगल से पहले उन्हें सही से ट्रेन किया जाए। तो विद इन द कांग्रेस सम लीडर वर बाई नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। तो देखिए, कांग्रेस के साथ साथ और भी कुछ लीडर्स ऐसे थे जो इस मास स्ट्रगल से थक चुके थे एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखिए, ये जो 1919 का एक एक्ट था, अधिनियम था, इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट थी वो एक इलेक्शन करने जा रही थी। तो जो ये लीडर थे वो चाह रहे थे कि इस एक्ट के माध्यम से वो भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट। वो ये सोच रहे थे कि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़। जो ब्रिटिश की नीतियाँ थी उन्हें अपोज करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विद इन द काउंसिल आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। तो देखिए, वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे इसके माध्यम से कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो काउंसिल है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो देखिए, D.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। यहाँ पर दो नेताओं के नाम आते हैं, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, ये जो है ये चाहते थे कि परिषद की राजनीति में वापसी के लिए, तर्क देने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का उन्होंने गठन किया, और वो चाहते थे कि इसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं तर्क दे सकते हैं। बट youngest leader like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence। लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं चाहते थे, जैसे कि कुछ युवा लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे कि कट्टरपंथी जन आंदोलन किया जाए और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए इन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट्स एंड डिसेशंस टू फैक्टर अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s। तो देखिए, ऐसी स्थिति में दो कारक यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, दो फैक्टर सामने आते हैं। तो 1920 की ये बात है। तो देखिए, द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन।
तो देखिए सबसे पहला इफेक्ट देखने के लिए मिलता है कि पूरे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी देखने के लिए मिलती है। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। तो देखिए ये जो एग्रीकल्चर की जितनी भी चीज़ें थी उनके प्राइसेस जो हैं कम होने शुरू हो जाते हैं 1926 में, और 1930 तक आते आते ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फैल फ्रॉम फेल एंड एक्सपोर्ट्स डेक्लाइन। तो देखिए जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसके जो प्राइजेस थे वो बिल्कुल गिर जाते हैं, उनकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जो एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। Peasants found it difficult to sell their हार्वेस्ट एंड पे दियर रेवेन्यू। तो देखिए जो पीजेंट्स थे ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो जो है किस तरह से अपनी फसल को बेच पाए और किस तरह से जो रिवेन्यू है उसे चुका पाए, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। तो देखिए अब 1930 तक ये जो ग्रामीण इलाका था ना यहाँ पर पूरी ही अशांति फैल चुकी थी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड अ न्यू ट्रॉय गवर्नमेंट इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टेटरी कमीशन सर अंडर सर जॉन साइमन। तो देखिए यहाँ पर एक हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो पृष्ठभूमि पूरी चल रही थी इसके खिलाफ ब्रिटेन ने एक नई टोरी सरकार बनाई, और किसके तहत बनाई? वो सर जॉन साइमन कमीशन के तहत बनाई। तो इस समिति का गठन किया गया, सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो देखिए ये बनाई क्यों गई? जिससे कि जितने भी ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे इन पर नज़र रखी जाए। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। और देखिए जितना भी ये काम चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का और जो दूसरा था, तो इसमें वो सजेस्ट करे इंडिया को और इसमें वो जो है इसके काम को देखे, तो इसलिए ये समिति बनाई जा रही थी। द प्रॉब्लम वाज दैट कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर कि ये जो समिति बनाई गई, ये जो कमीशन बनाया गया, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिश। तो देखिए जितने भी मेंबर थे सब ब्रिटिशर थे। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा इन 1928 में, इट वाज ग्रीटेड विद ए स्लोगन। तो देखिए उसका कैसे स्वागत किया गया? एक स्लोगन के साथ, नारे के साथ उसका स्वागत किया गया, गो बैक साइमन। और वो नारा क्या था? गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन। तो देखिए ये जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था ये चाह रहे थे कि ये जो साइमन कमीशन है, समिति है, वापस चली जाए। तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत सारी पार्टीज थी जैसे कि कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन एन एफर्ट टू विन them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1928 a vague offer of dominial status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss a future constitution। तो देखिए अब क्या होता है, ये जो लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने 1929 में, अक्टूबर 1929 में भारत में एक डोमेनियल स्टेटस की एक स्पष्ट घोषणा रख दी, और भविष्य में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उस पर चर्चा रखने के लिए उन्होंने क्या किया? एक गोल मेज सम्मेलन की घोषणा कर दी कि गोल मेज सम्मेलन किया जाएगा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। और ये जो चीज़ थी ये कांग्रेस के लीडर्स को संतुष्ट नहीं कर पाई, वो नहीं उससे संतुष्ट हुए। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लीड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए लीड किया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बिकम मोर असर्टिव। तो देखिए ये इन्हें लीड कर रहे थे और ये ज़्यादा असर्टिव हो जाते हैं।
The liberal and moderate who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. तो देखिए अभी क्या था, ये उदारवादी थे और ये काफी नर्म स्वभाव के थे, जो ब्रिटिश प्रभुत्व के ढांचे के भीतर एक संवैधानिक प्रणाली का प्रस्ताव कर रहे थे, ठीक है, और धीरे धीरे ये अपना प्रभाव खो बैठे। इन दिसंबर 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized a demand of पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो देखिए अब दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या होता है, लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कि भारत के लिए पूर्ण रूप से पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले, ये मांग उन्होंने रख दी। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were take a place to struggle for complete independence। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल निश्चित कर दिया गया, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 में इस दिन को क्या मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, जहां पर लोग शपथ लेंगे कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष करेंगे। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था ना, यहाँ पर बहुत कम ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सो महात्मा गांधी हैज़ टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंसर्ट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो देखिए महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये जो हम सोच रहे हैं फ्रीडम के बारे में, इसे जो है एवरीडे लाइफ से जोड़ दिया जाए, कि मतलब दिन प्रतिदिन जो चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसे जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे द शार्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए ये जो नमक मार्च था ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये किस तरह से इससे जुड़ा और किस तरह से महात्मा गांधी जी जो है शॉल्ट को लेकर लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल। तो देखिए महात्मा गांधी को नमक में एक शक्तिशाली सिंबल मिलता है, प्रतीक मिलता है, दैट कुड यूनाइट द नेशन, जो किसे जोड़ सकता है, एकजुट कर सकता है, राष्ट्र को एकजुट कर सकता है। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन। तो देखिए 31 जनवरी 1930 में वो वायसराय इरविन को एक लेटर भेजते हैं स्टेटिंग 11 डिमांड्स, जिसमें जो है 11 डिमांड्स वो अपनी लिखते हैं। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। तो देखिए कुछ मांग तो उसमें से सामान्य थी, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड फॉर डिफरेंट क्लासेस। उसमें कुछ जो डिमांड थी वो कुछ विशेष डिमांड थी, अलग अलग क्लास से जुड़े हुए लोगों को लेकर, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। तो देखिए जितने भी उद्योगपति थे उनसे लेकर किसानों तक की डिमांड वहाँ पर थी। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड वाइड रेंज। तो देखिए विचार क्या था कि ये जो डिमांड है ना, इन्हें व्यापक रूप से मतलब सभी तक पहुंचाया जाए, सभी की मांग को पूरा किया जाए, so that all classes within India society could identify with them and everyone could be brought together in an united campaign। तो देखिए यहाँ पर सबसे मुख्य काम क्या था उनका, वो क्यों सॉल्ट मार्च कर रहे थे, रीज़न क्या था। तो देखिए वो चाहते थे कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, वो उनके साथ पहचान बना सकें और सभी को इस अभियान में एक साथ लाया जा सके। बस उनका एक ही मेन था कि वो इस कैंपेन में सबको एक साथ जोड़ सके। द मोस्ट स्ट्रिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड टू अबोलिश द सॉल्ट टैक्स। तो देखिए सबसे जो उत्तेजक डिमांड थी, जब से सबसे ज़्यादा जो डिमांड रखी गई वो रखी गई कि जो सॉल्ट है उससे जो कर है वो हटा दिया जाए, उस पर टैक्स ना देना पड़े। सॉल्ट वाज
something consumed by rich and the poor alike and it was one of the most essential item of food। तो देखिए सॉल्ट क्या था, सॉल्ट को सभी लोग कंज्यूम करते थे, सभी लोग खाते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और ये सबसे महत्वपूर्ण आइटम भी है खाने में। तो देखिए इसे लेकर वो अपनी डिमांड रखते हैं और यहीं से शुरू करते हैं वो सिविल डिसओबीडियंस। the tax on salt and the government मोनोपोली मीन्स होता है अधिकार ओवर इट्स प्रोडक्शन। तो देखिए उत्पादन पर सरकार का अधिकार था। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो देखिए जब ऐसा किया जाने लगा कि महात्मा गांधी ने उन्हें डायरेक्टली उनके सामने आकर वो खड़े हो गए, तो क्या होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का सबसे दमनकारी चेहरा सामने आता है कि अब जो गवर्नमेंट है वो बुरी तरह से लोगों को रिप्रेस करने लगती है, ऑप्रेसिव बन जाती है वो। तो देखिए महात्मा गांधी लेटर इन अ वे एन अल्टीमेटम। तो देखिए महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था, वो जो पत्र लिखा था, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अल्टीमेटम था। और अल्टीमेटम क्या था, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। और उसमें अल्टीमेटम था कि अगर डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी नहीं की गई, द लेटर में ये सारी चीजें लिखी हुई थी, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। तो देखिए उन्होंने लिखा था कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। तो देखिए इरविन जो है इस बात पर समझौता करने के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। तो देखिए यहाँ पर उनके जो सेवक थे, जो काफ़ी उनके विश्वसनीय थे, 78 जो उनके सेवक थे, उनके साथ वो इस फेमस शॉर्ट मार्च को शुरू कर देते हैं। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक होना था ये जो मार्च था, तो देखिए ये साबरमती आश्रम यानी कि महात्मा गांधी का जो के आश्रम साबरमती आश्रम था, वहाँ से गुजराती तटीय शहर दांडी तक था। और कितनी मील की यात्रा थी ये, 240 मील की थी। तो देखिए यहाँ पर द वॉलेंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज। तो देखिए जो वॉलेंटियर्स थे यानी कि जो महात्मा गांधी थे, उनके जो सेवक थे, वो 24 दिनों तक यात्रा करते हैं, अबाउट 10 माइल्स ए डे। तो लगभग कितनी दूरी है वो एक दिन में तय करते हैं, 10 मील की दूरी। 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप। तो देखिए जहाँ पर भी महात्मा गांधी रुकते थे तो हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। एंड ही टोल्ड दैम व्हाट ही मींट बाय स्वराज एंड अर्ज दैम टू पीसफुल्ली डिफाई द ब्रिटिश। तो देखिए यहाँ पर जो महात्मा गांधी है ना, वो उनसे अपील भी करते थे, वो उन्हें कहते थे और स्वराज के बारे में समझाते थे और कहते थे कि किस तरह से वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिश के सामने अपोज करे, ये जो आंदोलन है इनमें पार्टिसिपेट करे। ऑन 6 मार्च ही रीच्ड दांडी। तो देखिए सॉरी मार्च नहीं अप्रैल, ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी। तो देखिए 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं एंड सेरेमनियली वोलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और वहां पर वो सॉल्ट को बनाते हैं, नमक को बनाते हैं। तो देखिए दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉरपोरेशन। और किस तरह से ये जो मूवमेंट है ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से अलग होता है। पीपल वर नॉट आस्क ओनली टू रिफ्यूज कॉरपोरेशन। यहाँ पर जो लोग हैं वो केवल इस कॉरपोरेशन के लिए मना ही नहीं करते विद इन द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1922, जैसा कि उन्होंने 21 एंड 22, जैसा कि उन्होंने 1921 और 22 में किया था। बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, बल्कि वो कॉलोनियल लॉज को भी तोड़ते हैं। 1000 इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो देखिए यहाँ पर जो 1000 इन डिफरेंट पार्ट्स यानी कि अलग अलग हजारों पार्ट्स जो होते हैं कंट्री के, मतलब अलग अलग हिस्सों में, ये सॉल्ट लॉ जो था इसे भी तोड़ा जाता है। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट
सॉल्ट को बनाया जाता है एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और मतलब खुलकर विरोध किया जाता है जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने। एज द मूवमेंट सेपरेट, जैसे ये मूवमेंट जो है फैलता है, फॉरेन क्लॉथ्स वाज बाइकॉट्स, जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स थे उन्हें बाइकॉट कर दिया जाता है। द लिक्वर शॉप वाज वर पिक्टेड, तो देखिए जितनी भी अल्कोहल की दुकानें थी उन्हें बंद कर दिया जाता है। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, जितने भी पीजेंट्स थे वो रिवेन्यू पे करने के लिए मना कर देते हैं, जो चौकीदारी टैक्स था उसे भी देने के लिए मना कर देते हैं। विलेज ऑफिशियल रिजाइन, तो देखिए जितने भी विलेज ऑफिशियल थे वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, तो देखिए यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट बहुत सारी जगह में जो फॉरेस्ट पीपल थे वो फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ देते हैं। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, और वो क्या करते हैं जितना जो रिजर्व एरिया था जहाँ पर जाने के लिए रोक लगा दी गई थी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और अपने पशुओं को चराते हैं। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one, तो देखिए अब जो कांग्रेस है वो क्या करना शुरू कर देती है, वो एक एक करके कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। दिस लीड टू वायलेंट क्लासेस इन मैनी प्लेसेस, इसकी वजह से बहुत सारी जगह पर हिंसा फैल जाती है। वैन अब्दुल जफ़ार खान डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, तो देखिए अब्दुल जफ़ार खान जो कि महात्मा गांधी के शिष्य थे, वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, तो देखिए उन्हें 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है। एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्ट्रीट ऑफ पेशावर, तो देखिए जो गुस्साई भीड़ होती है वो क्या करती है, पेशावर की गलियों में विद्रोह करना शुरू कर देती है। फेसिंग आर्मर्ड कार एंड पुलिस फायर, उन्हें जो है दस्तबंद कार को भी फेस करना पड़ता है, पुलिस की फायर को भी फेस करना पड़ता है। मैनी वर किल्ड, तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। ए मंथ लेटर, और एक महीने बाद, वहन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी भी स्वयं अरेस्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, तो देखिए जो उद्योगपति थे वो क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन थे वो सोलापुर में पुलिस पोस्ट को अटैक कर देते हैं। म्यूनिसिपल बिल्डिंग, मतलब जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई बिल्डिंग थी, उन्हें वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। लो कोर्ट को, रेलवे स्टेशन को, सभी को अटैक करना शुरू कर देते हैं। आल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल, तो देखिए उन सभी स्ट्रक्चर्स को, यानी कि उन सभी बिल्डिंग्स को जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करती थी, उन सभी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। फ्राइटेंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, तो देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, ये लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से दबाना शुरू कर देती है, उन पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, तो जितने लोग भी बहुत ही पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे उन पर अटैक होना शुरू हो जाता है। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बिटन, बच्चे और औरतों को भी पीटा जाता है। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, तो देखिए लगभग 1 लाख लोग जो हैं अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू ए पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931, तो देखिए इन सब से महात्मा गांधी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं इस स्थिति को देखकर, और वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट को फिर से बंद करने की सोचते हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई थी और वो चाहते थे कि हिंसा ना फैले और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखी जाए। तो देखिए एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। तो देखिए अब होता क्या है, बाय दिस महात्मा गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी consented ए पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो देखिए यहाँ पर इनके बीच समझौता होता है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी इन लंदन में। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, और जो है गवर्नमेंट सहमत हो जाती है कि वो जो है पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ देगी। इन दिसंबर 1931 गांधी वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस, तो देखिए 1931
1831 में जब गांधी जी लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन, लेकिन जो समझौता है वो टूट जाता है, एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, और वो जो है निराश होकर वापस आ जाते हैं। बैक इन इंडिया, इंडिया में ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। तो देखिए वो क्या देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि अब और जो है उन्होंने रिप्रेस करना, यानी कि लोगों का दमन करना शुरू कर दिया है। जाफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। अब जाफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाइकआउट्स। तो देखिए बहुत बुरी हालत वहाँ पर हो गई थी, जितने भी बाइकआउट्स किए जा रहे थे, मीटिंग की जा रही थी, डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था, तो देखिए उन्हें इम्पोज किया जा रहा था। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए अब ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी को फिर से इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ता है। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, और जो मूवमेंट था वो 1 साल तक चलता है, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट मूवमेंटम। तो देखिए फिर 1934 में ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, ये अपना मोमेंटम खो देता है। तो देखिए इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कई बार गांधी जी जो है अपने मूवमेंट को चलाते हैं, कई बार उन्हें बंद करना पड़ता है, हिंसक झड़पें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है, जेल भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को पढ़ा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।